Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So now we are going to discuss about disadvantages of geothermal energy. Geothermal energy के कुछ अपने disadvantages भी होते हैं. जैसे जब हम geothermal energy को ग्राउंड से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड अमोनिया. कई बार क्या होता है, पॉसिबिलिटी होती है कि आपके जियोथर्मल सोर्सेज डिप्लीट हो सकते हैं, क्योंकि कई बार कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस कुछ समय के बाद कूल डाउन हो जाती हैं, जिससे ये इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जियोथर्मल एनर्जी फ्यूचर में वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर पाएँ. द ओनली ऑप्शन इज सोर्सिंग जियोथर्मल एनर्जी राइट फ्रॉम मैग्मा, बट द टेक्नोलॉजी इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. एक ऑप्शन आपके पास और है, जियोथर्मल एनर्जी को अर्थ के सेंटर से, मैग्मा से आप एक्सट्रैक्ट कर लें कोर की तरफ जाते हुए, बट ये टेक्नोलॉजी स्टिल अपने डेवलपमेंट के प्रोसेस में है. इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इसमें बहुत ज़्यादा हाई रहती हैं. इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स के लिए मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. लैंड रिक्वायरमेंट्स भी थोड़ा सा डिफरेंट रहती हैं, क्योंकि जो जियोथर्मल सिस्टम्स होते हैं, आपके घर के पास एक पीस और लैंड का चाहिए ताकि आप जियोथर्मल सिस्टम को इंस्टॉल कर पाएँ. नेक्स्ट आ जाता है आपका हाइड्रो पावर. हाइड्रो पावर इज द एनर्जी विच इज़ जनरेटेड बाय द यूज़ ऑफ वाटर. वाटर के यूज़ से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको हाइड्रो पावर कहते हैं. इट इज़ फॉर्म बाय मेकिंग यूज़ ऑफ टाइड्स नोन एज टाइडल एनर्जी. टाइडल एनर्जी के थ्रू भी इसको इस्तेमाल किया जाता है. ओशन सरफेस वेव्स को भी यूज़ किया जाता है कई बार इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, जिसको हम वेव एनर्जी बोलते हैं. अब हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. वाटर एक नेचुरली रिप्लेनिशिंग सोर्स है, इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता. अगर आप पावर जनरेट करते हैं तो कोई पॉल्यूशन का टेंशन नहीं रहता. नेक्स्ट होता है आपका एमिशंस बहुत कम रहते हैं. जैसे आप जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं हाइड्रो पावर एनर्जी से, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं होती है, जिससे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम क्रिएट होता है. डैम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप फ्लड कंट्रोल में भी, इरिगेशन में भी, रिक्रिएशन में या वाटर सप्लाई के लिए भी. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक रिलायबल एनर्जी सोर्स है. वाटर फ्लो, क्योंकि अगर आपकी रिवर फ्लोइंग है या आपका डैम बिल्ट हुआ है ताकि आप वाटर फ्लो को मैनेज कर पाएँ, तो वाटर फ्लो प्रेडिक्टेबल रहती है ऐसी सिचुएशन में. नेक्स्ट है आपका पॉल्यूशन कोई एमिट नहीं होता ड्यूरिंग एनर्जी जनरेशन, और ऑयल स्पिल्स या गैस पाइप ब्रेकिंग के चांसेस नहीं होते. जैसे कि पेट्रोल में ऑयल स्पिल्स का लीकेज का प्रॉब्लम रहता है, या गैस पाइप्स के ब्रेकिंग का टेंशन रहता है नेचुरल गैस में. तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट में जो फ्यूल यूज़ किया जाता है वो पानी ही होता है. अब हम जानेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं. तो सबसे पहले आ जाता है आपका इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस. क्योंकि अगर आप डैम के साथ बिल्ड करते हैं तो जो पहले एक ड्राई लैंड एरिया था वहाँ पे फ्लड्स, मतलब उसमें पानी से भर जाता है, तो आपकी जो नेचुरल फ्लो है रिवर का वो अफेक्ट होता है. कई बार क्या होता है, कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो कई कंट्रीज से होकर गुजरती हैं. ये ज्योग्राफिकल बैरियर्स तो हमने क्रिएट करे हैं, रिवर्स ने तो नहीं क्रिएट करे. और अगर उनको हम डैम करते हैं तो जो अपस्ट्रीम कंट्रीज़ होती हैं, मतलब जो रिवर जहाँ से शुरू होती है तो उसके पास जो कंट्रीज़ पड़ती हैं वो ज़्यादा पानी ले लेती हैं, और जो रिवर के निचली साइड्स में जो कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर रिवर एंड होने वाली होती हैं उनके लिए कम रह जाता है, जो कि थोड़ा अनफेयर हो जाता है. जब लोगों को रिलोकेट करना पड़ता है, जैसे हम डैम्स की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके लिए एक लैंड अलॉट होती है, तो अब वहाँ पर जो लोग रह रहे होते हैं उनको रिलोकेट करना पड़ता है, जिससे कि सफरिंग बहुत ज़्यादा होती है. किसी भी तरह का पावर प्लांट बनाना एक एक्सपेंसिव काम है. इसमें ड्रॉट पोटेंशियल भी रहता है. द एबिलिटी टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी सीवियरली रिड्यूस्ड इफ देयर इज ड्रॉट. ऑब्वियसली अगर ड्रॉट सूखा पड़ जाएगा तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी कम हो जाएगी. अब हम कुछ डिफरेंसेस जानेंगे हाइड्रो पावर वर्सेस अदर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. जो मेन एडवांटेज होता है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का, तो ये 100% रिन्यूएबल. ये इलेक्ट्रिसिटी किसी भी समय दिन में या रात में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है, अनलाइक सोलर पावर जो कि रात को एक्टिव नहीं होती है. ऑपरेशन हाइड्रो पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का थोड़ा सेफ रहता है, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि जो रिवर है उसको पूरा डैम अप करना पड़ता है, आपको डैम बनाना पड़ता है. ऑन द अदर हैंड सोलर पावर एक चीप सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एक कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है. मतलब सोलर पावर थोड़ा सस्ता पड़ता है,
लेकिन इंटरमिटेंट रहता है। लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट रहता है, लगातार आपको सप्लाई मिलती है, क्योंकि पानी 24/7 आपके टर्बाइंस में फ्लो करता है। वाइल विंड पावर इज ऑल्सो अ वेरी कंसिस्टेंट फॉर्म ऑफ रिन्यूएबल पावर, लेकिन विंड टर्बाइंस का जो कॉस्ट है वो मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है देन हाइड्रो पावर प्लांट्स, क्योंकि टर्बाइंस बहुत बड़े बड़े होते हैं और लगातार मूव करते रहते हैं, तो कई बार वो टूट जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी भी एक इमेंस पावर ऑफ वाटर का इफेक्ट है। टाइड्स हमारे जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन होता है या मून होता है या अर्थ रोटेशन होता है, इन सब की वजह से टाइड्स होते हैं। टाइडल एनर्जी कैन ऑल्सो बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। दो तरह के टाइडल एनर्जी सिस्टम्स होते हैं, एक होता है टाइडल स्ट्रीम सिस्टम, नेक्स्ट होता है आपका टाइडल बैरेजेस। टाइडल स्ट्रीम सिस्टम्स में जो वेव्स होती हैं, वाटर वेव्स होती हैं, उनकी फोर्स को यूज़ किया जाता है ताकि आप टर्बाइंस को मूव कर पाएँ। इसमें खर्चा भी कम आता है और इको फ्रेंडली भी रहता है। जबकि टाइडल बैरेजेस में क्या होता है कि जो आपका हाई टाइड और लो टाइड का डिफरेंस होता है हाइट का, उसको यूज़ किया जाता है ताकि आप एनर्जी को जनरेट कर सकें। लेकिन अगर आप टाइडल बैरेज बिल्ड करते हैं या मेंटेन करते हैं, ये बहुत कॉस्टली पड़ता है और इको फ्रेंडली भी नहीं रहता, तो इसीलिए टाइडल स्ट्रीम सिस्टम ज़्यादा सेफ रहता है। टाइड्स का फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि कई बार टाइडल टर्बाइंस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, कई बार विंड टर्बाइन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से ये कॉस्टली हो जाता है। एडवांटेजेस इसके ये रहते हैं कि इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता, इनएग्जॉस्टेबल होता है, और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इनको तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपका सूटेबल टाइडल फ्लो हो, और ये हर जगह क्रिएट नहीं करा जा सकता, बहुत लिमिटेड प्लेसेस में, कोस्टल एरियाज़ में इसको आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बायो एनर्जी। बायो एनर्जी आपकी बनती है बायोमास से, जो कि एक वेस्ट होता है एनिमल्स और प्लांट्स का। बायोमास में केमिकल एनर्जी होती है और जब हम इसे बर्न करते हैं तो बायो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जो हीट जनरेट होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी और जनरेटर्स को रन करने के लिए यूज़ किया जाता है। बायोमास एक ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि प्लांट्स और एनिमल से आता है। जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है आपका वुड है, क्रॉप वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, फूड वेस्ट है, यार्ड वेस्ट है या वुड वेस्ट है, इन सभी को आप बायोमास एनर्जी का सोर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ बायोमास। बायोमास के साथ कुछ एडवांटेजेस रहते हैं, जैसे कि इसको रीजनरेट बहुत जल्दी किया जा सकता है, एक रिलायबल रिसोर्स है जो कि एनर्जी किसी भी समय प्रोड्यूस कर सकता है। ये एक एडवांटेज है ओवर विंड एंड सोलर एनर्जी जो कि इंटरमिटेंट रहते हैं। लेकिन बायोमास को बहुत ही रिस्पॉन्सिबली मैनेज करना पड़ता है ताकि इसकी स्टॉकिंग करनी पड़ती है, आपको स्टॉक करके रखना पड़ता है ताकि आपको शॉर्टेज नहीं हो। एक एडवांटेज ये रहता है कि अगर आप बायोमास का यूज़ करते हैं तो वेस्ट रिडक्शन हो जाता है। बायोमास को इतना ज़्यादा अवेलेबल है कि कई बार हमारे इसका वेस्ट कम करने में बहुत मदद मिलती है। हमारा प्लैनेट बहुत ही ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है। मच ऑफ द वेस्ट, इसमें से ज़्यादा द वेस्ट जो होता है बायोडिग्रेडेबल होता है, जैसे कि फूड एंड प्लांट वेस्ट। उसको गार्बेज में डालने से पहले हमें उसको बिजली में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। अब इसके साथ एक एडवांटेज ये रहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस नहीं रहते हैं। कार्बन न्यूट्रल एनर्जी सोर्स है क्योंकि ये नेचुरल जो कार्बन साइकिल है उसमें फिट हो जाता है, ये उसका एक पार्ट है, जबकि जो ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स है वो उसका पार्ट नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड हालांकि रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में जब बायोमास एनर्जी प्रोड्यूस होती है, लेकिन ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं अपनी लाइफ साइकिल में, इसीलिए ये कार्बन साइकिल में फिट हो जाती है, नेचुरल कार्बन साइकिल में ये एडजस्ट हो जाती है। अब हम जानेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ बायोमास। ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है लेकिन फॉसिल फ्यूल से फिर भी सस्ता पड़ता है। It costs much less to harvest biomass than does is to mine or extract fossil fuels. लेकिन इनके लिए स्पेस की रिक्वायरमेंट रहती है क्योंकि स्टॉकिंग करनी पड़ती है। जब हम वुड और बायोमास फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेस का भी एमिशन होता है, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन। मीथेन एयर पॉल्यूशन का एक कॉन्ट्रीब्यूटर है और क्लाइमेट चेंज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से 30 टाइम्स ज़्यादा हीट को ट्रैप करती है मीथेन। इसके कुछ इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट भी रहते हैं, क्योंकि
कई बार क्या होता है, बायोमास एक्सट्रैक्ट करने के चक्कर में डिफॉरेस्टेशन भी हम कर डालते हैं। इनएफिशिएंट बायोमास एनर्जी इज नॉट एज एफिशिएंट एज अनदर एनर्जी सोर्सेज। कई बार क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल को बर्न करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए देन द प्रोसेस एक्चुअली प्रोड्यूसेस। अब हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के क्या एडवांटेजेस रहते हैं। एक तो ये इनएग्जॉस्टेबल होते हैं, पॉल्यूशन फ्री होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट नहीं करते, ईजिली जनरेट हो जाते हैं, अनलिमिटेड हैं, कार्बन एमिशन कम रहता है और हमें दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता फॉर द सप्लाई ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये ऐसा फ्यूल सप्लाई है जो अपने आप ही रिप्लेनिश हो जाते हैं। जैसे सनलाइट है, जब तक सन है सनलाइट रहेगी, जब तक सन है विंड भी रहेगी, वाटर भी कंपेरेड हमारे प्लानट में 2/3 है, बायोमास भी है, जियोथर्मल भी काफ़ी है। तो कई बार क्या होता है, जो कोल माइनिंग है या नेचुरल गैस की माइनिंग है, उसके लिए बहुत ही एक्सटेंसिव नेटवर्क चाहिए होता है आपको, हैवी मशीनरी का, प्रोसेसिंग स्टेशंस का, पाइपलाइंस का, ट्रांसपोर्टेशन का। लेकिन रिन्यूएबल्स के साथ क्या है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज को सीधे बिजली में, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसका रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का एक इफेक्ट ये रहता है, एडवांटेज ये रहता है कि कोई ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन नहीं होता, कोई भी पार्टिकुलेट मैटर का एमिशन नहीं होता, कोई पॉल्यूटेंट्स क्रिएट नहीं होते इस प्रोसेस में। जब आप फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो क्या होता है, एयर कंटेमिनेशन होता है, पॉल्यूशन होता है। जो एयर है वो पॉल्यूटेड हो जाती है, वाटर पॉल्यूशन होता है। जो कोल पावर स्टेशंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड एमिट करते हैं एटमॉस्फेयर में, जो कि बहुत ही ज़्यादा पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेज हैं। इस सब के अलावा भी ये मरकरी, लेड, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट और डेंजरस मेटल्स भी एमिट करते हैं, जो कि हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो सकती हैं आपको। Fossil fuel electricity can also contaminate waterways, both from air pollution that falls into the ground during rain and waste materials that created during the production process. जबकि रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता, कोई वेस्ट क्रिएट नहीं होता, ना कोई एयर और वाटर का कंटेमिनेशन होता है। पिछले 10 सालों की बात करें तो जितना ग्रोथ रिन्यूएबल रिसोर्सेज की हुई है, तो उससे क्या हो रहा है, जो उनकी कॉस्ट है वो थोड़ी नीचे आ गई है कंपैरेटिवली। अगर 10 साल पहले की बात करें तो उससे काफ़ी नीचे आ गई है। इससे नई जॉब्स का भी क्रिएशन होता है, क्योंकि इतने सारे देश अब कार्बन रिडक्शन गोल्स सेट कर रहे हैं। सब यही चाह रहे हैं कि कार्बन एमिशन कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस कम एमिट हो, ताकि जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, उस पर कंट्रोल हो सके, जो टेम्परेचर राइज हो रहा है हमारी अर्थ का वो कम हो सके। तो इसलिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर रिलाई करना पड़ेगा और इनसे नई जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं। अब हम जानेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। डिसएडवांटेजेस ये रहते हैं कि आपके जो कैपिटल कॉस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो इनिशियल आपका खर्चा होता है वो ज़्यादा होता है, जो कि बाद में मैनेज हो जाता है, लेकिन उसको शुरू में खर्च करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैन बी अनरिलायबल। अब इनके साथ क्या है कि जैसे सनलाइट है तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रात में नहीं होगी ऑब्वियसली सनलाइट के साथ, तो फिर ऐसे में आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा। विंड हर समय नहीं चलती तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फ्लक्चुएट होगी। वाटर सप्लाई अगर कम है, बारिश कम हुई है, तो आपकी एनर्जी प्रोडक्शन अनरिलायबल हो जाएगा। इसी वजह से ये सब चीज़ें थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल हो जाती हैं। क्लाउडी डेज में आपके सोलर पैनल्स एफिशिएंसी लूज़ कर सकते हैं। अगर आपका विंड मूव नहीं कर रही है तो विंड टर्बाइंस आपके किसी काम के नहीं हैं। रेनफॉल कम हो रही है तो आपके हाइड्रो पावर सिस्टम्स भी रिलायबल प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी का। एनर्जी स्टोरेज एक चैलेंज रहता है, क्योंकि इंटरमिटेंट नेचर रहता है, तो इसलिए हमें एनर्जी स्टोर करके रखनी पड़ती है। जो आपकी एफिशिएंसी है रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स की, वो लोकेशन पर भी डिपेंड करती है और सराउंडिंग इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल,
विंड टर्बाइंस जो हैं आपके लार्ज ओपन एरियाज़ में ही इफेक्टिव रहेंगे, हर लोकेशन में इफेक्टिव नहीं रहे। और सोलर पैनल्स की बात करें तो क्लाउडी डेज में इनकी एनर्जी जनरेशन इफेक्ट होगा, विंटर्स में इफेक्ट होगा। तो ये सब दिक्कतें थोड़ी सी रहती हैं। फिर भी रिन्यूएबल्स का थोड़ा सा कार्बन एमिशन भी होता है, हालांकि वर्किंग में नहीं होता, जिस सोलर पैनल्स अगर वर्क कर रहे हैं, लेकिन इनके प्रोडक्शन में थोड़ा सा कार्बन एमिशन होता है। जब इनको ट्रांसपोर्ट होता है, जब आपका इंस्टॉलेशन होती है, तो कार्बन एमिशन का थोड़ा सा रहता है। अब आ जाते हैं आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये आपके फॉसिल डिपॉजिट से ऑब्टेन किए जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो जाते हैं आपके कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, गोल्ड, यूरेनियम, रेयर अर्थ मेटल्स। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट्स, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लंबे समय लेते हैं अपने प्रोडक्शन के लिए।